चलो तो पहले चैप्टर 9 जो था वो वाला देखते हैं। तो क्वेश्चन 1, अकॉर्डिंग टू स्मिथ एब्सोल्यूट कॉस्ट थ्योरी, इसका क्या लिखा था आंसर? डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज जिसके पास है ए, ठीक है ना। सेकंड था इकोनॉमिक, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ ये नेशंस वेल्थ वाज कैलकुलेटेड बाय डैश, तो गोल्ड और सिल्वर है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मेजर इम्पैक्ट ऑन तो मेजर इम्पैक्ट पूछ रहा है। अब वो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स क्यों, नेशन वेल्थ, तो ये तो नेशन वेल्थ तो हमने पढ़ा था। गोल्ड सिल्वर जिसके पास है मतलब नेचुरल रिसोर्स है ना। और 3 का बी, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन। उसके बाद न्यू ट्रेड थ्योरी फोकसेस ऑन, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, ठीक है। और फैक्टर अबंडेंस इज कंसिडर्ड टू बी ए पार्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ये कहानी किसकी थी? हेक्सर ऑलिन है ना, फैक्टर अबंडेंस, ठीक है। उसके बाद मनी कॉस्ट इज कंसिडर्ड बाय मॉडर्न। प्राइसेस ऑफ आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ फैक्टर्स आर इक्वलाइज्ड अंडर, तो ये तो नाम से ही क्लियर हो गया, फैक्टर इक्वलाइजेशन। है ना, मॉडर्न थ्योरी थी ना नाम उसका, और फैक्टर इक्वलाइजेशन, फैक्टर्स इक्वलाइज्ड। कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज एम्प्लॉयड अंडर, तो अगर आप कीवर्ड चेक करोगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किस में था? कंपैरेटिव कॉस्ट। जीरो सम गेम थ्योरी, हाँ है ना, जीरो सम गेम थ्योरी, तो ये भी मर्केंटलिज्म। उसके बाद फर्स्ट मूवर एडवांटेज थ्योरी इज रिलेटेड टू, ये था न्यू ट्रेड। ज़ीरो सम गेम मतलब होता है, ज़ीरो सम गेम मतलब एक का फ़ायदा एक का नुकसान, उसको ज़ीरो सम गेम कहते हैं ना। ज़ीरो सम गेम मतलब मैंने बेचा आपने ख़रीदा, एक का फ़ायदा हो रहा है मान लो, एक का नुकसान हो गया। और फर्स्ट मूवर एडवांटेज ये किस में लिखवाया था? न्यू ट्रेड थ्योरी में, है ना। एब्सोल्यूट तो अलग हो गया, कंपैरेटिव अलग हो गया, मॉडर्न अलग हो गया। तो देखो चारों थ्योरियाँ ऊपर किसी ना किसी क्वेश्चन में आ गई थी ना। मॉडर्न थ्योरी ऊपर आ गई, फैक्टर इक्वलाइजेशन आ गई, कंपैरेटिव कॉस्ट आ गई, ठीक है। उसके बाद 11 था ट्रेड अमंग टू नेशन कैन बी हेल्पफुल इफ द प्राइस रेशियो ऑफ प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट। डोमेस्टिक ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड डिफर बिकॉज ऑफ, अलग अलग क्यों होते हैं? ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, ये भी डायरेक्ट था। फिर स्पेसिफिक टैरिफ का कीवर्ड देखो, है ना, फिक्स्ड चार्ज कीवर्ड दे रखा है। बी, excess supply curve of a product we import from foreign countries increase as
जब क्या होगा, इंपोर्ट फ्रॉम फॉरेन कंट्री इंक्रीजेस, excess supply curve of a product we import from foreign countries increases as, तो डिमांड का तो कोई लेना देना नहीं है वो तो, बाकी एक्सेस सप्लाई ऑफ कंट्री एच तो हम हो गए, मतलब होम कंट्री है ना, जो फॉरेन कंट्री है जब उसकी सप्लाई बढ़ेगी है ना, वो ज़्यादा बनाएगा तो हमारे पास ज़्यादा इंपोर्ट होगा, तो फॉरेन कंट्री की जब सप्लाई बढ़ेगी तो यही क्वेश्चन पूछ रहा था है ना, कि सप्लाई कर फॉरेन कंट्री का कब बढ़ेगा। उसके बाद 15 तो चलो डायरेक्ट है, ऐड वैलोरम। ऐड वैलोरम में क्या था, कीवर्ड ढूंढो, फ्रैक्शन है ना, सी, ठीक है तो डायरेक्ट था। उसके बाद 16th, इफ गुड्स इज इम्पोर्टेड इनटू लार्ज कंट्री एच फ्रॉम कंट्री एफ देन द इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ इन कंट्री एच। तो ये कहानी समझाई थी एक, कि एक मजबूत कंट्री होता है एक वीक होता है, तो मजबूत वाला जो टैरिफ लगा रहा है ना, देन द इम्पोजिशन ऑफ अ टैरिफ इन कंट्री एच से क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएंगे, बाकी एफ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा है ना, वो तो बेच ही रहा है। हाँ तो जो बेच रहा है उसका तो सेम ही रहना है, एच कंट्री तो बेच रहा है उसके तो प्राइस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एच कंट्री ने टैक्स लगा दिया तो उसके यहाँ प्राइस बढ़ जाएगी है ना, टैरिफ से यही होगा। तो कंट्री एच पे टैरिफ लगाने से क्या होगा, कंट्री एच में दाम बढ़ जाएंगे। उसके बाद 17 था बाउंड टैरिफ। नहीं सी सही है ना, 16 का सी। उसके बाद 17 है बाउंड टैरिफ। तो बाउंड टैरिफ तो डायरेक्ट डेफिनेशन कीवर्ड क्या थी, सी है ना, वो तो डायरेक्ट हो गया। व्हीकल करेंसी ये भी डायरेक्ट है, तो 18 का क्या, डी। करेंसी डिवैल्यूएशन 19 का, ये भी डायरेक्ट है। तो करेंसी डिवैल्यूएशन से क्या होंगे, एक्सपोर्ट प्राइसेस कम हो जाएंगे और हमारी इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाएगी है ना, जो मनमोहन सिंह साहब ने करा था 1991 में, हमने डिवैल्यू करा था। उसके बाद 20, the nominal exchange rate is expressed in units of one currency per unit of other currency. Real exchange rate adjusts this for changes in price levels. हाँ तो wholly correct, partially correct वैसे भी ऑप्शन नहीं होता, तो या तो इनकरेक्ट होगा या करेक्ट होगा, तो करेक्ट है। उसके बाद हाँ है ना, 21 रियल एक्सचेंज रेट क्या कंसिडर करता है, ये तो लिखा है दोनों गुड्स है ना, डोमेस्टिक भी और फॉरेन भी, रिलेटिव प्राइसेस। उसके बाद इफ़ रियल एक्सचेंज रेट इज़ हाई तो क्या होगा, फॉरेन गुड्स सस्ते, बिल्कुल, और फॉरेन गुड्स सस्ते तो इंपोर्ट बढ़ जाएंगे। 13 में इफ़ रुपीज़ डेप्रिशिएटिंग तो क्या होगा, ये भी सिंपल, आरबीआई डॉलर सेल करेगी क्योंकि रुपी कमज़ोर हो रहा है, ठीक है। उसके बाद 24 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, गलत पहचानना था, तो बताओ इसमें कौन सा गलत है। तो देखो डी तो शक्ल से ही गलत हो गया, सबसे बड़ा गलत कि मैनेज फ्लोटिंग फिक्स्ड एक्सचेंज रिजीम में लगाते हैं है ना, तो यही गलत है, तो वैसे ही पता चल गया। उसके बाद 25 विच फॉल्स रिगार्डिंग रूपी डेप्रीसिएशन,
रुपी के डेप्रिसिएशन में क्या गलत है ये पूछ रहा है, तो 25 का क्या गलत था। रुपी डेप्रिसिएशन से क्या होगा, कैपिटल आउटफ्लो होगा, है ना, क्योंकि जब रुपी डेप्रिशिएट होता है तो बेसिकली मतलब हमारा रुपया कमज़ोर हो रहा है ना, रुपया कमज़ोर हो रहा है। तो कह रहा है बिल्ड्स प्रेशर ऑन कॉरपोरेट एंड गवर्नमेंट डेट रीपेमेंट, है ना, तो ये तो होगा, हमारी कंट्री पर बर्डन बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। कैपिटल फ्लोज इन, कैपिटल फ्लोज इन का मतलब ये है कि पैसा जो है वो हमारे देश में आ रहा है, कैपिटल फ्लोज इन। तो कैपिटल फ्लोज इन नहीं हो, कैपिटल मतलब पैसा, तो ये गलत है। बाकी प्रेशर ऑन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ये भी होगा, क्योंकि रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है तो आरबीआई को डॉलर बेचने पड़ेंगे, है ना। इम्पोर्ट्स बिकम कॉस्टली ये भी होगा, हमारे फॉरेन गुड्स महंगे हो जाएंगे, है ना, तो हम कम करेंगे इम्पोर्ट्स। बाकी विदेश लोग इन्वेस्ट करेंगे वो नहीं होगा, क्योंकि हमारा करेंसी कमज़ोर हो रहा है, तो ये बी गलत हो गया, है ना। तो कैपिटल नहीं आएगा, इसीलिए बी ऑप्शन। उसके बाद 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्या सही है ये पूछ रहे हैं, क्या सही है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से नो डायरेक्ट इम्पैक्ट, हाँ ये भी सही है। नो अबाइडिंग इंटरेस्ट ये भी सही है ना, क्योंकि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब है शेयर खरीद रहे हैं, तो ना तो एम्प्लॉयमेंट पे फ़र्क पड़ेगा, ना ही मैनेजमेंट का कोई कंट्रोल आएगा। उसके बाद 27, किस में होता है फिजिकली, तो सिंपल है बी। उसके बाद 28, एफडीआई के मोड्स क्या हैं, ये तो लिखवाए थे, डी। बोरिंग फ्रॉम फॉरेन कंट्री कंसिस्ट ऑफ, फॉरेन कंट्री से बोरिंग क्या है, ये भी लिखवाए थे, डी सारे हैं। 30, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी एग्जाम्पल ऑफ एफडीआई फ्रॉम कंट्री एक्स, एफडीआई का एग्जाम्पल बताना है ना। तो एफडीआई, तो देखो कंट्रोलिंग शेयर खरीद रहे हैं, तो मतलब कि एसेट का कंट्रोल मिल रहा है। बाकी ए में भी देखो बॉन्ड खरीद रहे हैं और बी में भी देखो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है। उसके बाद 31, तो ये तो डायरेक्ट लिखवाई थी, सरकार की नीति को क्या बोलते हैं, जो इंपोर्ट एक्सपोर्टर के लिए होती है, कमर्शियल पॉलिसी। बाकी मॉनेटरी है नहीं, फिस्कल तो सरकार के टैक्स और रेवेन्यू से होती है, और फाइनेंस भी नहीं है। फिर उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो बताओ, तो सारे ही ट्रू हैं, है ना, वो तो पढ़ोगे तो पता लग जाएगा, सारे ही ट्रू थे। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें भी पूछ रहे हैं इज करेक्ट। मॉडर्न मनी वाली हो गई, एब्सोल्यूट कंपैरिजन वाली हो, तो इसमें भी सारी करेक्ट है। बाकी 32 में कह रहा है क्या सही है, तो होम करेंसी एप्रिसिएशन का मतलब है व्हेन देयर इज डिक्रीज इन होम करेंसी प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी, हाँ मतलब डॉलर सस्ता हो गया तो इसका मतलब होम करेंसी एप्रिशिएट हो गई। when there is increase in home currency price of foreign currency, हाँ, और home currency depreciation तो देखो is same as foreign currency appreciation and implies that the home currency has become relatively less valuable। हाँ, तो ये भी सही है कि home currency जो है वो कम वैल्यूएबल हो गई। है ना। उसके बाद है 34, मॉडर्न थ्योरी ऑफ ट्रेड।
मॉडर्न थ्योरी ऑफ ट्रेड तो डायरेक्ट कौन सी थी मॉडर्न, फैक्टर एंडोमेंट भी और हेक्सलर वाली भी, ठीक है। उसके 35 में विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेलिवेंट कंडीशंस एज्यूम्ड बाय फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम। तो ये याद होना चाहिए, या नहीं याद तो अभी मार्क कर लेना, पता रहे, ताकि कि भाई कंडीशन क्या है। द कंट्रीज आर करेक्टराइज्ड बाय डिफरेंट फैक्टर एंडोमेंट्स, है ना। तो ये तो है, कंट्रीज आर करेक्टराइज्ड बाय डिफरेंट प्रोडक्शन फंक्शंस, इंडस्ट्रीज आर करेक्टराइज्ड बाय डिफरेंट फैक्टर इंटेंसिटीज, और ईच कंट्री विल एक्सपोर्ट द कमोडिटी विच यूजेस इट्स अबेंडेंट फैक्टर। ये भी तो ए है, सी है और डी है, बी नहीं है। तो बी अगर आप चेक करोगे वो कहीं लिखा हुआ नहीं है कि डिफरेंट प्रोडक्शन फंक्शंस हों, है ना। तो ये मतलब रटने वाला क्वेश्चन है कि फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं थ्योरी के अंदर। तो ए दे रखा है, सी दे रखा है और डी दे रखा है। तो बी अगर आप चेक करोगे तो नहीं मिलेगा शायद, है ना। डिफरेंट प्रोडक्शन फंक्शन, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, समझ गए। तो ये तो थ्योरी क्वेश्चन है। उसके बाद है 36 में, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इकोनॉमीज ऑफ स्केल एग्जिस्ट टू द पोटेंशियल एंड परसिस्ट। इकोनॉमीज ऑफ स्केल पूछ रहा है किस में होगा, तो इसका क्या लिखा, हाँ तो इसका तो डी है डायरेक्ट, और ये तो आपने माइक्रो में भी पढ़ लिया, लॉन्ग रन में आउटपुट बढ़ाने से कॉस्ट कम होगी, उसको बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। उसके बाद 37, व्हाट डज इट मीन फॉर अ नेशन टू हैव एन एब्सोल्यूट एडवांटेज। तो एब्सोल्यूट एडवांटेज मतलब जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है दूसरे नेशन के मुकाबले, ए है ना कीवर्ड। तो एग्जैक्ट कीवर्ड की डेफिनेशन पे फोकस करना है। 38 में रिकार्डियन थ्योरी, तो थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज डायरेक्ट है ये तो। फिर रिकार्डियन थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज नीचे दे भी रखा है, स्टेट्स दैट अ कंट्री हैज़ कंपैरेटिव एडवांटेज इन विजिट्स इफ, अगर आउटपुट पर वर्कर एज कंपेयर टू सम आउटपुट ऑफ अदर प्रोडक्ट हाँ इज़ हायर। तो डी ऑप्शन में एग्जैक्ट सही दे रखा है कि हमारा वर्कर विजिट बनाने में ज़्यादा अगर होशियार होगा एज़ कंपेयर टू कोई और प्रोडक्ट बनाने में, तो हम कहेंगे कि हमारे पास कंपैरेटिव एडवांटेज है इन विजिट्स। सही है, ये भी डायरेक्ट हो गया है ना। एस्केलेटेड टैरिफ, तो याद करो कहानी, एस्केलेटेड टैरिफ किसकी थी, हाँ कि मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट पर ज़्यादा टैरिफ लगाएंगे, रॉ मटेरियल पर कम। तो ये तो डायरेक्ट है। एंटी डंपिंग, उसकी स्टोरी क्या थी, मार्जिन, डंपिंग के मार्जिन को कम करना, इसीलिए उसका नाम होता है एंटी डंपिंग, डंपिंग के प्रभाव को हटाना। 42 कि इंपोर्ट ही ना हो पाए, तो इसको क्या लिखवाया था, प्रोहिबिटिव टैरिफ, इतने ज़्यादा टैरिफ लगा दो। बाकी वेरिएबल टैरिफ 43 में पूछ रहा है कौन सा होता है, नहीं ए ज़्यादा सही है 41 में। तो बी तो हमने कुछ ऐसा लिखा नहीं ना, पनिश वनिश तो नहीं, कहाँ लिखा, हाँ सी। तो 43 का सी ठीक है, ताकि हम इंपोर्टेड प्रोडक्ट के प्राइस को डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बराबर ला सकें, है ना, ये कहानी थी। उसके बाद 44 था वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट्स रिफर टू VER, डायरेक्ट क्वेश्चन है, कीवर्ड भी दे रखा है ना, वॉलंटरी रिस्ट्रेनिंग, तो ये तो डायरेक्ट हो गया। 45 डैश आर स्पेसिफाइड पीरियड, तो इसको नाम दिया था एम्बेरगोस, है ना, सेम डेफिनेशन थी।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटकम ऑफ टैरिफ। टैरिफ का आउटकम क्या था कि हमारे ग्राहक डिस्करेज हो जाते हैं बाहर से ख़रीदने के लिए, है ना। ठीक है, ये भी सिंपल। 47 एक्सचेंज रेट्स जो हैं आर ऑलवेज फिक्स तो नहीं, फ्लक्चुएट टू इक्वेट द क्वांटिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डिमांडेड विद क्वांटिटी सप्लाइड। हाँ, तो डिमांड और सप्लाई के हिसाब से वो फ्लक्चुएट करते हैं, और जहाँ डिमांड सप्लाई इक्वल होती है तो इक्वेट करते हैं, है ना। ये भी सिंपल था। 48 एनटीएम्स का एग्जाम्पल पूछ रहा है, तो ये भी सही, बी, है ना। कि ऑर्डिनरी कस्टम टैरिफ के अलावा कुछ पॉलिसी मेजर्स जिससे इंटरनेशनल ट्रेड प्रभावित हो रहा है। एनटीएम्स मतलब नॉन टैरिफ मेजर्स। उसके बाद 49 का क्या लिखा, इफ़ेक्ट ऑफ डंपिंग, तो ऑब्वियसली ए, भाई हमारे प्रोड्यूसर्स को प्रभाव पड़ेगा। कंपाउंड टैरिफ, कॉम्बिनेशन ऑफ, ये भी सिंपल डायरेक्ट है, एड वैलोरम और स्पेसिफिक दोनों का कॉम्बो। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव ऑफ WTO, सारे ही हैं, सिंपल है। नेशनल ट्रीटमेंट, ये भी आपको समझाया था कि भाई हम उनको अपनी तरह ट्रीट करें, बी, ये भी सिंपल है। मोस्ट फेवर्ड नेशन, इंटरनेशनल ट्रेड में किसको बोलते हैं कि WTO मेंबर्स आपस में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, ये भी डायरेक्ट है। 54 भी डायरेक्ट है, WTO। 55 भी डायरेक्ट है। WTO का एम क्या है, लिबरलाइज करना, है ना। तो ये तो सारे डायरेक्ट है, यहाँ तक तो मुझे लग रहा है इसमें तो कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। 56 कब बना था, 1995, ये भी डायरेक्ट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग टू फंक्शंस आर फंक्शन ऑफ WTO। WTO के दो फंक्शन पूछ रहा है, कौन से हैं, तो ये भी आप थ्योरी में चेक कर सकते हो कौन से दो फंक्शन हैं, बताओ। तो ये तो है, ये भी है ना, ट्रेड से रिलेटेड है। बाकी ये जो है नहीं लग रहा। पेमेंट्स से रिलेटेड तो शायद नहीं लिखा होगा। मॉनेटरी कॉपरेशन भी शायद नहीं होगा, है ना। पैसों से रिलेटेड का तो नहीं लिखा होएगा, हाँ, है ना। ट्रेड से रिलेटेड चीज़ें होंगी, ए और बी, हाँ सही है ना। बाकी WTO के मेंबर कितने हैं, 58, 164, ठीक है। उसके बाद 59 में क्या कह रहा है भैया, गैट की कहानी। तो 59 में क्या है, गैट की कहानी पढ़ लो। 1948 में था, 23 कंट्रीज़ थे, WTO सक्सेसर है, और वो बायलैटरल मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स एडमिनिस्टर करता था, है ना। तो मेरे ख्याल से ये नहीं करता था, है ना, खाली ABC करता था। है ना। गैट के नोट्स पढ़ लेना, उसमें सब बातें लिखी हैं। उसके बाद 60 है एसेंस ऑफ MFN प्रिंसिपल, मोस्ट फेवर्ड नेशन, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो सारे ही थे, ये तो थ्योरी में पढ़ोगे आपको मिल जाएगा, सारे ही थे। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट विच इज़ डन इंटेंशनली, सरकार जानबूझ के बढ़ा रही है, तो बढ़ाने का मतलब हो गया रिवैल्यूएशन, है ना। उसके बाद 62 FDI पूछ रहा है, क्या है, कंट्रोल किस में आएगा, तो ए तो गलत हो गया, शेयर खरीद रहा है ना। बी भी गलत हो गया, टूरिस्ट घूमने आ रहा है वाला, सी भी गलत हो गया, डी भी गलत हो गया, एग्रीमेंट ले रहा है, तो बी होगा क्योंकि इसमें वो कुछ मतलब कंपनी खरीद रहा है।
उसके बाद ए फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, तो ये तो डायरेक्ट होगा, है ना। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या है? जो मार्केट फोर्स के हिसाब से चेंज होता रहे, डी। 64 इंटरनेशनल और डोमेस्टिक ट्रेड डिफ़र क्यों होते हैं? तो ये तो आप पढ़ सकते हो, डायरेक्ट है, सभी कारणों की वजह से हो सकते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या इंक्लूड होता है? टेंजिबल, है ना। सर्विसेज आएंगी नहीं, और ये भी इंटेंजिबल है, और ह्यूमन रिसोर्स भी नहीं होता, टेंजिबल चीज़ होनी चाहिए। 66 एक्सचेंज रेट जो है वो, तो ये तो पहले भी आया था, सेम ही क्वेश्चन है। 67 करेंसी एप्रिसिएशन कब अकर होगा? एक करेंसी की वैल्यू राइज करे रिलेटिव टू अनदर करेंसी, ठीक है ना, डेफिनेशन में, क्योंकि एप्रिसिएशन दे रहा है तो राइज होना चाहिए, डेप्रिसिएशन देता तो फॉल हो जाता। 68 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? क्या सच है? तो बताओ क्या सच है? ऐसे तो सी सच है नज़र आ रहा है, क्योंकि फ्यूचर मार्केट में क्या होता है, वो हेजिंग करते हैं, स्पेक्यूलेशन करते हैं फॉरवर्ड में, और फ्यूचर मार्केट जो है वो स्पेक्यूलेटर्स यूज़ करते हैं। उसके बाद 69 भी थ्योरी क्वेश्चन है। सबसे कॉमनली क्लासिफाइड एफडीआई क्या है? फॉरेन एक्विजिशंस, है ना। फॉरेन एक्विजिशंस मतलब कि कोई बाहर की कंपनी हमारी कंपनी को एक्वायर कर लेती है, या हम किसी बाहर की कंपनी को एक्वायर कर लेते हैं, तो ये सबसे मतलब कॉमनली यूज़ होने वाला एफडीआई का तरीका है ना। तो याद रख सकते हो, एक पॉइंट है, बाई चांस पूछ ले तो। उसके बाद है 70 में डैश रिफर टू द टैक्स इम्पोज्ड ऑन, वो तो सिंपल टर्म हो गया, टैरिफ। वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेन, VER इज़ द ऑपोजिट फॉर्म ऑफ, तो इम्पोर्ट कोटा, है ना, इम्पोर्ट का उल्टा, इम्पोर्ट कोटा का उल्टा हो गया। 72 में इज़ अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ ट्रेडेड कमोडिटी, तो ये तो डायरेक्ट है, एड वैलोरम। 73 ग्रुप ऑफ कंट्रीज दैट एग्री टू जो है फ्री ट्रेड एरिया, ये भी डायरेक्ट लिखवाया था। गेन फ्रॉम द इंटरनेशनल ट्रेड इज क्या है? तो ये कि मोर गुड्स दैट वुड बी अटेनेबल थ्रू डोमेस्टिक प्रोडक्शन अलोन, हाँ, कि हमें डोमेस्टिक प्रोडक्शन करेंगे तो ज़्यादा गुड्स मिल जाएगा, है ना। टैरिफ रेवेन्यू को नहीं बोलते, वो गेन नहीं है यहाँ पर, पैसे वाला गेन नहीं है। गेन का मतलब है कि हमें ज़्यादा प्रोडक्शन करने से ज़्यादा गुड्स मिल पा रहे हैं, ये हमारे पास फ़ायदा वगैरह है। फिर 75 में है फ्री ट्रेड बेस्ड अपॉन कंपैरेटिव बेनिफिशियल बिकॉज एफिशिएंट है, कंपटीशन बढ़ रहा है, कंज्यूमर को वाइड रेंज मिलेगी, है ना। सारी है मतलब डी। उसके बाद 76 इफ़ नेशन ए कैन प्रोड्यूस ए गुड लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देन नेशन बी कैन प्रोड्यूस सेम गुड, है ना। हम सस्ता बना सकते हैं, दूसरा कंट्री सेम गुड महंगा बनाएगा, तो कह रहा है इसका मतलब क्या है, हमारे पास ए के पास कंपैरेटिव एडवांटेज है, हाँ ए ठीक है। फिर 77 फॉलोइंग इज प्रिडिक्टेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ इम्पोर्ट कोटा, इम्पोर्ट को हमने रोक दिया, कोटा लगा दिया, तो कह रहा है इससे क्या होगा? तो ए तो नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, है ना, क्योंकि इम्पोर्ट को हम कोटा लगा रहे हैं, लिमिट कर देंगे, तो फिर ये है कि घरेलू जो दाम है, प्राइसेस, वो बढ़ जाएंगे, और हो सकता है कि हम मतलब मिस एलोकेशन करें अपने रिसोर्सेज का, है ना। हाँ डी।
बाकी विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड रिमूवल ऑफ ए प्रोडक्टिव टैरिफ ऑन इम्पोर्ट स्टील। अब इम्पोर्ट स्टील पे अगर पहले टैरिफ लगता था उसको हटा दिया सरकार ने कि भैया इम्पोर्ट पे पहले टैरिफ लगाते थे स्टील के इम्पोर्ट पे, अब नहीं लगाएंगे, अब टैक्स नहीं लगेगा। तो इससे तो इम्पोर्ट फॉल तो नहीं होगा, है ना। अब तो हम बल्कि और इम्पोर्ट करेंगे, अब तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात हो गई। और अब तो प्रोड्यूसर मुझे लगता है ज़्यादा स्टील इंपोर्ट करके चीज़ें बना सकता है। तो इसको मतलब सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है आप कह सकते हो कि एलोकेटिव एफिशिएंसी इज़ इम्प्रूव्ड। एलोकेटिव एफिशिएंसी का मतलब ये हो गया कि जो एलोकेशन था रिसोर्सेज का वो हम और बेहतर कर पाएंगे। तो अगर मैं प्रोड्यूसर हूँ और पहले मुझे स्टील इंपोर्ट करने पे टैरिफ देना पड़ रहा था और वो अब सरकार ने हटा दिया, तो अब मैं ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर पाऊँगा, अपने रिसोर्सेज को एलोकेट कर पाऊँगा। तो ये आप इसमें याद रखना, मतलब सबसे एप्ट ऑप्शन लग रहा है ना। बाकी इनकम शिनकम वाला कोई पॉइंट नहीं है और इम्पोर्ट फॉल तो होंगे नहीं, ए भी गलत हो गया। बाकी 79 तो सिंपल है, टैरिफ और कोटा से प्राइस बढ़ जाएगा, डोमेस्टिक बिल्कुल सही। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन आर्ग्यूमेंट फॉर रिस्ट्रिक्टिंग ट्रेड। कह रहे हैं क्या आर्ग्यूमेंट नहीं है, ठीक है, क्या आर्ग्यूमेंट नहीं है। तो प्रोटेक्ट इन्फेंट इंडस्ट्री ये तो है, प्रमोट एम्प्लॉयमेंट ये भी है, टू फाइट इन्फ्लेशन तो मेरे ख्याल से नहीं होगा, और प्रमोट डाइवर्सिटी ये भी है। तो फाइट इन्फ्लेशन मुझे लगता है कि ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, ना आपने कहीं ऐसा लिखा होगा, है ना। बाकी चीज़ें तो हम ट्रेड को मतलब रिस्ट्रिक्ट करने के आर्ग्यूमेंट्स हैं। उसके बाद डी में है प्रमोट डाइवर्सिटी ऑफ इंडस्ट्रीज, है ना। तो टू फॉर रिस्ट्रिक्टिंग ट्रेड। अब रिस्ट्रिक्टिंग ट्रेड करने से क्यों करते हैं, सरकार कहती है कि भाई हमारी इन्फेंट इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है, हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और हमारी इंडस्ट्रियाँ डाइवर्स होंगी, मतलब और फैलेंगी, ठीक है। तो ए बी और डी तो मतलब हम आर्ग्यूमेंट देते हैं, लेकिन हम इन्फ्लेशन से लड़ लेंगे ये तो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है ना ट्रेड रिस्ट्रिक्ट करने का, ठीक है ना। बाकी ए बी और डी तो आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं कि हाँ भाई रिस्ट्रिक्टिंग ट्रेड करने से हमारी इन्फेंट इंडस्ट्री को सहायता मिलेगी, हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और हम डाइवर्सिफाई कर पाएंगे, अपनी इंडस्ट्रियों को बड़ा कर पाएंगे। अच्छा, उसके बाद 81 बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट, तो सिंपल है, ए इंपोर्ट ज़्यादा एक्सपोर्ट कम, ठीक है। 82 मैनेज फ्लोटिंग, इसमें कभी कभी इंटरवीन करते हैं, ठीक है, मैनेज फ्लोटिंग, ये भी सिंपल। 83 डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी, सप्लाई ऑफ डॉलर फॉल हो जाएगी। तो पूछ रहे हैं 83 में क्या होगा, है ना, डिमांड बढ़ जाएगी और सप्लाई कम हो जाएगी। तो बताओ क्या होगा। मेरे ख्याल से एप्रिशिएट हो जाएगा, क्योंकि डिमांड बढ़ गई और सप्लाई कम हो गई तो रेट चेंज हो जाएगा, है ना, बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 84 में पूछ रहा है सपोज दो कंट्रीज़ हैं कैपेबल ऑफ इंडिविजुअली प्रोड्यूसिंग टू गिवन कमोडिटीज़, ठीक है, इंस्टेड, ठीक है। तो ये कहानी सुनी लग रही होगी पूरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट लाइकली टू रिजल्ट, है ना। दो देश हैं, एक के पास कंपैरेटिव एडवांटेज है, वो बना रहा है, और दूसरा जो है जो जिसमें स्पेशलाइज है वो बना रहा है। तो दोनों कंट्रीज़ को ही फ़ायदा होएगा, बोथ कंट्रीज़ विल बिकम बेटर ऑफ, ठीक है। ये वो वाली कहानी है कि मैं जिसमें स्पेशलाइज हूँ मैं वो बना रहा हूँ, आप जिसमें स्पेशलाइज हो आप वो बना रहे हो, मैं आपको बेच रहा हूँ आप मुझे बेच रहे हो, तुम दोनों को फ़ायदा होगा। उसके बाद 85 तो चलो डायरेक्ट हो गया, 23 कंट्रियों के साथ गैट।
मोर एक्सपेंशन ऑफ FDI कैन बूस्ट, ये भी सिंपल है, ज़्यादा FDI आएगी तो उससे क्या बूस्ट होगा, तो टर्म एग्जैक्ट बनेगा एम्प्लॉयमेंट, टू बूस्ट एम्प्लॉयमेंट, है ना। टैक्स ऑन इम्पोर्ट कैन बी ट्रीटेड, इम्पोर्ट पर टैक्स लगाते हैं तो ये क्या है, बैरियर, है ना, बैरियर। इंडियाज़ फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये भी डायरेक्ट है, मैनेज फ्लोटिंग, डी। डैश इज़ नॉट करेक्टरिस्टिक ऑफ स्पेक्यूलेशन, स्पेक्यूलेशन में रिस्क होता है, प्रॉफिट कमाने के लिए हम करते हैं, और एक्सचेंज रेट का फ्लक्चुएशन होता है, बाकी हेजिंग इसका करेक्टरिस्टिक नहीं है। तो हेजिंग तो अलग चीज़ होती है, हेजिंग तो होता है कि हम इम्पोर्टर एक्सपोर्टर अपना रिस्क कम करने के लिए कर रहे हैं, तो वो स्पेक्यूलेशन नहीं है। 90 है जी, इंडिया डेफिसिट है BOP में, द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट रूपी इज़ एक्सपेक्टेड टू, तो ऑब्वियसली डेप्रीशिएट। तो हमारे BOP में अगर डेफिसिट चल रहा है लगातार तो हमारी मार्केट वैल्यू या हमारी रूपी डेप्रीशिएट करेगी, कमज़ोर होगा। 91 है जी, डैश इज़ द ओल्डेस्ट इंटरनेशनल थ्योरी, मर्केंटिलिज्म, है ना, सबसे पहली। वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेन, तो ये तो पहले भी आया था, है ना, किसका उल्टा है, इम्पोर्ट कोटे का। इंटरनेशनल ट्रेड इज़ मोस्ट लाइकली टू जनरेट शॉर्ट टर्म अनएम्प्लॉयमेंट, तो शॉर्ट टर्म के लिए अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ होगा। और 92 में तो पहले भी आया था ना कि वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेन, तो ये किसका कह रहा है, उल्टा है, किसका उल्टा होगा, इम्पोर्ट कोटा। तो एक्सपोर्ट रिस्ट्रेन कर रहे हैं, उसका उल्टा क्या, इम्पोर्ट रिस्ट्रेन कर रहे हैं, ठीक है मयंक बाबू। और 93 है, इंटरनेशनल ट्रेड जो है उससे शॉर्ट टर्म अनएम्प्लॉयमेंट होगा कहाँ, इंडस्ट्रीज इन विच देयर आर नीदर इम्पोर्ट नॉर एक्सपोर्ट, तो नहीं। इम्पोर्ट कॉम्पिटिंग इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज दैट सेल टू द डोमेस्टिक एंड फॉरेन बायर भी नहीं, इंडस्ट्रीज दैट सेल टू ओनली फॉरेन बायर भी नहीं होगा। हाँ, इम्पोर्ट कॉम्पिटिंग इंडस्ट्री होगी, वहाँ थोड़े समय के लिए अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, क्योंकि भैया बाहर से खरीदेंगे लोग, तो जो भी इंडस्ट्रियाँ इम्पोर्ट वाली गुड्स वाली इंडस्ट्रियों से कॉम्पीट कर रही हैं उनके लोग फिर नौकरी छोड़ देंगे, उनका मतलब काम कम हो जाएगा। बाकी जिस इंडस्ट्री में ना तो एक्सपोर्ट है ना इम्पोर्ट है तो उस पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। 93 में तो ए में तो उन इंडस्ट्री पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जहाँ से हम इम्पोर्ट करेंगे तो जो इम्पोर्ट करने वाले कंपटीशन वाली इंडस्ट्रियाँ होंगी उनको थोड़ा नुकसान हो जाएगा, उनका काम कम हो जाएगा, काम कम हो जाएगा तो कुछ लोगों को नौकरी से निकलना पड़ेगा। उसके बाद 94 में कह रहा है कंपैरेटिव एडवांटेज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीज़न वाई कंट्रीज ट्रेड, क्या रीज़न नहीं है। कॉस्ट आर हायर, ये तो है, प्राइजेज आर लोअर, ये भी है, प्रोडक्टिविटी लेबर ऑफ डिफर, ये भी है, तो डी होगा। वैसे तो पढ़ लेते हैं, एक्सपोर्ट्स गिव अ कंट्री ए पॉलिटिकल एडवांटेज, तो ये तो नहीं है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है पॉलिटिकल एडवांटेज वाला पॉइंट, तो है ना। उसके बाद 95, द रीज़न वाई इंटरनेशनल ट्रेड हैज़ ए स्ट्रॉन्ग इफेक्ट ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज़ बिकॉज, बताओ, इंटरनेशनल ट्रेड का प्रभाव डिस्ट्रीब्यूशन पर पड़ता है क्योंकि रिसोर्सेज कैन नॉट मूव इमीडिएटली और विदाउट कॉस्ट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, ये भी है। इंडस्ट्रीज डिफर इन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन द डिमांड, ये भी है। ट्रेड हैज़ नो इफेक्ट, तो डी तो गलत ही हो गया, तो ए और बी दोनों सही कह रहे हैं, ठीक है। उसके 96 है, न्यू ट्रेड थ्योरी एज्यूम्स द फॉलोइंग, तो ये तो डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन है, सब कुछ ही एज्यूम करता है। 97, हु बेनिफिट्स फ्रॉम टैरिफ प्रोटेक्शन, किसको फ़ायदा होता है टैरिफ प्रोटेक्शन से, तो हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को ही फ़ायदा होगा, अच्छी बात है ना, वो तो खुश होएगा, उसको प्रोटेक्शन मिलेगी। उसके बाद 98, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड
अ मर्चेंटलिस्ट नॉट एग्री विद, किस बात से वो एग्री नहीं करेगा? हाँ, ए से एग्री नहीं करेगा, है ना। बाकी बी तो है ही, वो तो उसका मर्चेंटाइल सिस्टम में या मर्चेंटलिस्ट का है ही, और रेवेन्यू बढ़ाने पर भी है, एक्सपोर्ट प्रमोट करने पर भी है। हाँ, इंपोर्ट्स को वो थोड़ी ना कहेगा डिज़ायरेबल। हाँ ठीक है। 99, विच ऑफ द फॉलोइंग वन इज़ द कंक्लूजन ऑफ न्यू ट्रेड पॉलिसी? न्यू ट्रेड पॉलिसी का पूछ रहा है, वन ऑफ द कंक्लूजन क्या था? हाँ, सी था अकॉर्डिंग टू नोट्स, मुझे याद आ रहा है। हाँ, कंज्यूमर को फ़ायदा होगा, कंपटीशन का, वैरायटी ऑफ गुड्स मिलेंगे। हाँ, है ना, सी। और 100 में लिख रहा है अकॉर्डिंग टू रिकार्डोज प्रिंसिपल स्पेशलाइजेशन एंड ट्रेड इंक्रीज अ नेशंस टोटल आउटपुट। क्यों? तो रिकार्डो की थ्योरी में क्या था कि क्यों बढ़ते हैं स्पेशलाइजेशन और ट्रेड? क्योंकि प्रोडक्टिविटी हाई होती है। बिल्कुल सही है ना। बाकी मतलब ए ऑप्शन, हाँ मतलब ए लिख लेना, वो टाइपिंग है बी सी डी, तो ये होगा सही। चलो ठीक है, तो क्लियर हो गया कहानी। चलो ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं। आज 9 के जो है वो हो गए। तो कुछ थ्योरी क्वेश्चन जो थे वो आप याद कर लेना, मतलब जो इसमें कुछ नए पॉइंट्स थे। बाकी डायरेक्ट क्वेश्चन जो थे वो नोट्स में मिल जाएंगे।